हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है प्रमीला अरोड़ा ने, जो कि राजस्थान के अलवर से बिलोंग करती है। ये इंसिडेंट आज से 35 से 40 साल पुरानी घटना है, जो कि इनकी सास सुमन के भाई के बेटे के साथ हुई थी। बात तब की है जब इनकी सास सुमन की भाभी अपने ससुराल यानी इनकी सास सुमन के पीहर में थी। तो हम इनकी सास नहीं बोलकर हम उनको सुमन ही बोलेंगे। तो इनकी सास अपने पीहर गई हुई थी और उस टाइम पर सुमन की जो मदर थी वो सिलाई का काम किया करती थी। तो इनका जो घर था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सभी लोग साथ में रहा करते थे, इनका घर बच्चों से भरा रहता था, क्योंकि सुमन के अपने कई भाई बहन थे और उनके भाइयों के छोटे बच्चे थे। और इनकी फैमिली में अभी अभी एक न्यू बॉर्न बेबी था, जो कि सुमन की भाभी अनीता का था। तो एक दिन की बात है जब अनीता की सास यानी सुमन की मम्मी कपड़ों की सिलाई कर रही थी, तो दो अनजान औरतें जिनको ये लोग पहले इन्होंने कभी वहां देखा नहीं था, उनके घर आई कि भाई दीदी हमें ब्लाउज सिलवाना है। और वो अपना नाप और कपड़ा इनको देकर वहां से चली गई। लेकिन जाने से पहले, जाते जाते, वो एक बात इनको बोलकर गई कि अरे वाह, आपका घर तो बच्चों से भरा हुआ है। और उनका जो नवजात बच्चा था, जो अंकिता का बेटा था, वो वहीं पर था, इनकी सास के पास में ही। और जब वो ये बात बोल रही थी तो दोनों उस न्यू बॉर्न बेबी को घूर रही थी। वो उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं और उनसे सामान रखा कर वो अपने सिलाई के काम में लग जाती है। अब दोपहर के टाइम पर वो बच्चा अचानक से रोना शुरू कर देता है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। सब लोग उसे गोद में खिलाते हैं, उसे दूध वगैरह पिलवाया जाता है, लेकिन किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, और वो दर्द उसके लिए धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। दोपहर से लेकर शाम तक वो बच्चा लगातार रोता रहा और रो रो कर उस बच्चे का बुरा हाल हो चुका था। आप समझ सकते हैं, जब एक नवजात बच्चा इस तरह से लगातार रोता रहे, उसकी माँ का क्या हाल होगा। उसकी माँ ने उसे सीने से चिपका रखा था, लेकिन वो बच्चा रोने से चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी शाम के समय जब अंधेरा ढल रहा था, उनके घर के आंगन में, तो जो पहले के घर होते थे आपको पता है, खुला आंगन होता था और बाकी एक तरफ कमरे होते थे, एक तरफ गेट होता था। तो जो खुला आंगन था, उस खुले आंगन में बीच में दो बिल्लियां आकर लड़ने लगी। और कहते हैं कि शाम के टाइम पर बिल्लियों की इस तरह की लड़ाई शुभ संकेत नहीं होती है। और जैसे ही बिल्लियों की लड़ाई शुरू हुई, आप ये मान के चलो, वो बच्चा जितना रो रहा था, अब वो उससे और भी ज्यादा तेज रोने लगा। इधर वो बिल्लियों की लड़ाई जारी थी और उधर वो बच्चा और ज्यादा रोए जा रहा था, जैसे उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया और वो दर्द में बहुत तेज करा रहा हो। वो बिल्लियां बहुत बुरी तरह से लड़ रही थी और सब उसको उनको देख रहे थे, किसी को भगाने की मतलब छू 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 कर रहे थे, पर वो बिल्लियां जा नहीं रही थी। और लड़ते लड़ते उनमें से एक बिल्ली का दांत टूटकर वहीं आंगन में गिर जाता है और उसका जो खून बहता है वो खून भी उस आंगन में गिर जाता है। इतना होने के बाद वो दोनों बिल्लियां वहां से भाग जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे वो बिल्लियां वहां से भाग जाती हैं, उस बच्चे का रोना एकदम से बंद हो जाता है। जब ये सब हुआ, घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि बिल्लियों का इस तरह से घर में आके लड़ना एक शुभ संकेत नहीं है। तो उन्होंने पूरे घर के अंदर धूनी जो होती है वो घुमाई, ताकि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई हो या कुछ हुआ हो, नेगेटिविटी हो, वो सब उससे चली जाए। और जो बिल्ली का दांत था, उसका खून गिरा था, उसको भी मिट्टी को उठाकर वहां पे बाहर फेंक दिया गया। उधर अनीता को चैन की सांस मिलती है, उसका बच्चा चुप हो गया था और बच्चा रोते रोते, मतलब दूध पिलाया उसने उसको और वो सो गया। जब वो सो गया तो उसने बच्चे को अपने पालने में सुला दिया और घर का काम वाम करने लग गई। काम वाम करने के बाद वो फिर से अपने बच्चे को देखती है और वो पालने में सोया था तो वो भी उसी के पास में पलंग के ऊपर जाकर सो जाती है। अब रात बीत जाती है और आधी रात के टाइम पूरे घर में एक आवाज गूंजती है, जैसे रसोई के अंदर कोई भगोना गिरा हो। ये आवाज सुनकर सभी घर वाले भागते वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि डोली खुली हुई है और दूध का जो भगोना है वो नीचे गिर गया है। डोली डोली बेसिकली एक लकड़ी की अलमारी होती थी जिसमें जाली लगी होती थी। पुराने टाइम पर फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो उसी के अंदर दूध, खाने का सामान वगैरह रहा करता था। जाली से वेंटिलेशन होता था तो खाना जल्दी खराब नहीं होता था। अब जब वो गिरा हुआ दिखा तो उन लोगों को लगा किसी बिल्ली वगैरह ने दूध गिरा दिया होगा, पर इतनी रात को। और दूसरी बात ये भी कि डोली का दरवाजा खुला कैसे रह गया। अब इनकी जो सास थी वो आई, उन्होंने अनीता से पूछा तो उसने बोला कि उसने तो कुंडी लगाई थी, पता नहीं कैसे हो गया।
लेकिन अब आप देखो सास तो सास होती है, तो अनीता को अपनी सास से डाँट पड़ी कि तुम थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे सकते हो, पूरे दूध का नुकसान हो गया है। यू नो टिपिकल जो पुराने टाइम की सास हुआ करती थी वैसी। खैर ये सब थोड़ी देर ड्रामा हुआ और फिर सब लोग वापस से सोने चले गए। अच्छा, जब अनीता वापस आई, तो डाँट से दिमाग खराब हो ही गया था। वो आई, उसने अपने बच्चे सोमू, उस बच्चे का नाम सोमू था, उसे देखा तो वो पालने में सो रहा था। तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि दिन भर से बच्चा रो रहा था, तो चैन की नींद सो रहा था। तो उसने उस बच्चे को पालने में ही सोने दिया। वो भी आके अपना बिस्तर पर लेट गई। अब सुबह हुई, सुबह सभी उठे, है ना? तो अब देखिए गाँव के अंदर लोग जल्दी उठ ही जाते हैं, तो ये लोग भी सुबह 5-6 बजे के आस-पास उठ जाया करते थे। और इनका जो बच्चा था उसकी भी रोज़ाना की आदत थी 5-6 बजे के आस-पास वो उठकर रोने लग जाता था, उसको दूध पिलाती थी। अब अनीता को बड़ा अजीब लगा कि बच्चा अभी तक उठा नहीं है, तो वो गई, उसने पालने में से उस बच्चे को उठाया। जैसे उसने उसे उठाया, वो पूरी तरह डर गई। बच्चा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, उसकी सांसें थम चुकी थी। हाथ में लेते ही वो बहुत जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगी और उसका चिल्लाना सुनकर घर वाले सभी वहां पर आकर इकट्ठा हो गए और पूरे घर में मातम का माहौल बन गया। उनके घर का वो नन्हा सा बच्चा वो जा चुका था। सब लोगों ने आकर उसके हाथ से उस बच्चे को लेकर देखना शुरू किया और जब अनीता की सास ने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस की। उस बच्चे का दिल गायब था। मतलब वो जो चेस्ट के लेफ्ट वाला हिस्सा था ना, जहां पर दिल होता है, उसमें जो स्किन की लेयर थी उसमें अंदर खड्डा हो रखा था। खोखली सी वो हो रही थी। उन्होंने हाथ लाकर देखा तो आप अपने यहाँ पे हाथ लगाए तो आपको दिखेगा कि मसल्स हैं, कुछ है। खड्डा हो रखा था यहाँ पर, खड्डा। उस हिस्से की चमड़ी ढीली पड़ी हुई थी और वहां एक खाली गड्ढे जैसा कुछ बन गया था, एक छोटे से लड्डू जितनी जगह। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, सबको लग रहा था कि इस बच्चे को कोई जानलेवा बीमारी ले गई है। लेकिन ये इसकी छाती पे क्या हो गया है? अब उस टाइम पर गाँव के अंदर फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो दूर के रिश्तेदारों तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए, तो उस टाइम पर चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो चिट्ठियाँ लिख-लिख कर सबको भेज दिया गया, जिसको जब पता लगेगा तब पता लगेगा। आस-पास के रिश्तेदारों को बुला लिया गया और बुलाकर उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। गाँव वालों के साथ उस बच्चे को शमशान में ले जाकर उन्होंने दफना दिया। अब इस इंसिडेंट के होने के 5वें दिन उनके घर, अनीता के घर पे, है ना, सुमन की जो मम्मी थी उनके घर पर, सुमन की बड़ी बहन वो वहां पर आती है। अब जैसे वो घर में पहुंचती है और घर में मातम का माहौल देखती है तो वो भी रोने लगती है और थोड़ी देर रोना था, जब खत्म होता है तो उसको सारा माजरा पूछ लेती है क्या हुआ और अचानक से, मतलब ऐसे उसकी डेथ कैसे हो गई। अब जब उसको ये पता लगता है कि बच्चे की ऐसे डेथ हुई तो वो बहुत जोर जोर से अपना सिर पीटने लगती है कि और बोलती है कि हाय, हाय राम, ये कैसे हो गया, काश मैं 3 दिन पहले आ जाती तो ये अनर्थ नहीं होता, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अब जब उसने ये शब्द बोले तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई। तो सब लोग उससे पूछते हैं कि भाई तेरी वजह से कैसे हुआ है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू तो आ जाइए। तो वो कहती है कि वो बिल्लियों का घर में आकर लड़ना कोई शुभ संकेत नहीं होता। जरूर वो बिल्लियां डायन थी जो एक दूसरे से उस बच्चे के लिए लड़ रही थी। अब ये सब सुनकर सबके सब लोग शॉक्ड रह गए क्योंकि किसी को भी इस चीज का पता नहीं था। उन्होंने उससे पूछा कि तुझे सब कैसे पता, तो उसने बोला कि बताती हूँ, पर ये बताओ कि वो डायने जरूर घर के अंदर अपना कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह छोड़कर गई होगी, उसको ढूंढो। तो सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि ऐसा कौन सा अननोन कपड़ा है। और तभी अनीता को याद आता है कि दो अनजान औरतें आई थी अपना ब्लाउज सिलवाने, अपना नाप देकर कपड़ा देकर गई थी, जिन्हें कोई नहीं जानता था। और जैसे अनीता ने ये बोला, घर के सभी लोगों को समझ में आ गया था कि वो दोनों की दोनों डायन थी जो उस शाम बिल्ली बनकर इनके घर पर आई थी। सुमन की बहन ने आगे बताया कि वो बिल्लियों ने रात में आकर इस बच्चे का दिल निकाल लिया होगा क्योंकि उनके गांव में भी ऐसे ही एक बच्चे की मौत हुई थी, जिस बच्चे को वहां के भगत जी ने बचा लिया था। उसने बताया कि उन भगत ने उसे बताया था कि वो डायन बच्चे का दिल चुराने के बाद उसको रात में जिंदा रखती है और उसे खिलाती है, और अगर उस टाइम कोई उसकी चोटी काट ले और उस चोटी के बदले उससे वो बच्चा मांग ले तो जिंदा बच्चा वापस मिल सकता है, क्योंकि डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में ही होती हैं। देखो यहाँ पर जो भी कच कहा जा रहा है ये उन्हीं के हिसाब से है। ये सब सच होता है या नहीं ये मैं भी नहीं जानता और इस चीज़ को मैं क्लेम भी नहीं करता। लेकिन उनके घर में जो इंसिडेंट हुआ
एज इट इज उन्होंने हमें बताया और हम उसको एज इट इज आपके सामने नरेट कर रहे हैं। अनीता और उसके घर वालों को अब समझ में आ गया था कि जरूर उस रात डोली से जो दूध गिरा था उसी डायन ने आकर गिराया होगा और शायद उसी रात वो सोमू का दिल निकाल कर ले गई। अब घर के बेटे यानी अनीता के पति को ये बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि जीजी, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तलवार लेकर अभी जाता हूं और मैं उस डायन को ढूंढकर उसकी चोटी काट कर ले आता हूं और मुझे बता कि किस टाइम पर वो डायन सोमू को जिंदा करेगी। तो उसकी तीजी जवाब देती है, नहीं किशन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा, इसीलिए तो मैं सर पीट रही हूं। वो डायन सिर्फ 3 दिन तक उसे जिंदा करती है और फिर मार देती है। ये बात सुनकर किशन आग बगला होकर घर से बाहर निकल जाता है और फिर शाम को ही घर पर लौटता है। वो आकर अपनी दीदी से बोलता है कि जीजी, मुझे बस उस डायन तक पहुंचा दे, उसके तक पहुंचने का रास्ता बता दे, मैं उस डायन का गला काट दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो बदले की आग में जल रहा था। किशन की दीदी अनीता से उस दिन की पूरी कहानी विस्तार से पूछती है ताकि कोई हिंट मिल सके, कोई क्लू मिल सके। तो बातों के दौरान जब बिल्ली के दांत टूटने वाली बात आती है और उसका खून आंगन में गिरा था, ये बात उनकी दीदी को पता चलती है। तो वो कहती है कि मुझे बताओ कि वो दांत तुमने कहाँ फेंका था। उन्होंने बताया कि ऐसे कचरे में यही फेंक दिया था, कोने में। वैसे घर के बाहर नहीं फेंका था, घर में एक कोने में फेंक दिया था। सभी लोग ने मिलकर पूरा ढूंढा लेकिन कहीं पर भी उनको वो दांत नहीं मिला। अब जब वो भी नहीं मिला तो इनकी दीदी ने बोला कि काम करो, मुझे उन लेडीज के कपड़े दिखाओ। और जब कपड़े दिखाए गए तो सबका शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि उन कपड़ों में से एक अलग सी ही अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस आ रही थी। इनकी दीदी ने वो कपड़े गठरी में बांध लिए और किशन को बोला, तू मेरे साथ मेरे गांव चल, वहां भगत जी से ही कोई रास्ता पूछेंगे। और अगली सुबह ये दोनों बहन भाई सफर पर निकल पड़ते हैं। इनकी दीदी का ससुराल पहुंचने में बैलगाड़ी से इन्हें 2 दिन का समय लगता था। तो उन्होंने खाने का सामान बांधा और किशन अपने एक दोस्त रवि को भी बैलगाड़ी में बिठा लेता है और ये लोग इसकी जीजी के ससुराल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है और शाम के समय वो लोग जिस गांव में थे वहीं बातचीत करके रुक जाते हैं। अब रात के टाइम पर जब इनकी सिस्टर सो रही थी तो उनके सपने में एक बहुत ही अजीब सी बिल्ली आती है। उस बिल्ली के पंख थे और वो देखती है कि बिल्ली उनके बहुत करीब आ चुकी है और अपने पंजे से उसका दिल निकालने की कोशिश कर रही है। उनकी दीदी जो थी उनके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था और थोड़ी देर में उन्हें एहसास हुआ कि उनके सीने में अब दिल नहीं है और वो बिल्ली उनके दिल को अपने मुंह में लेकर वहां से जा रही है। वो सपना देखते उनकी आंख एकदम से खुल जाती है, आसपास कोई नहीं होता, वो चेक करती है सब कुछ ठीक था। फिर वो ऐसे ही आधी नींदों के अंदर रात काटती है और सुबह उठ के जो उनको सपना आया था वो पूरा सपना अपने भाई को बता देती है। किशन ने तलवार और खंजर दोनों अपने साथ रखे हुए थे। उसने खंजर अपनी बहन को देते हुए बोला कि तुम ये अपने साथ रख लो, तुम्हारी सुरक्षा करेगा और आपके ऊपर किसी भी तरह कोई तंत्र या कोई काला साया जो है वो हावी नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और आज इन्हें किसी भी हाल में अपनी जीजी के गांव पहुंचना ही था। शाम होते होते 2 बार 2 अलग-अलग बिल्लियां उनका रास्ता काट चुकी थी और हर बार बिल्लियां इनको घूरते हुए निकल रही थी। सूरज ढलने से कुछ देर पहले ही ये लोग गांव में पहुंच गए। इनकी दीदी ने अपने पति अमरपाल को सारा माजरा बता दिया। कुछ देर रुककर ये लोग रात में ही भगत जी के घर पहुंच जाते हैं। उनको अमरपाल जी सारी बात समझा देते हैं और कहते हैं कि अब हमें उन दोनों डायनों की जान चाहिए, हमें हमारे घर के बच्चे की मौत का बदला चाहिए। भगत जी उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद एक चेतावनी देते हैं कि पहली बात तो डायनों को पहचान लेना और फिर बिना उनसे आकर्षित हुए उनकी जान लेना ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। बिना किसी विशेष कृपा या शक्ति के ये चीज संभव नहीं है। तुम लोग शायद उन दोनों डायनों को ढूंढ भी लो पर मार पाओगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है तुम सबको, और ना सिर्फ तुम सबको, पूरे परिवार को ही डायनों का श्राप लग जाए और पूरा का पूरा खानदान ही ना उजड़ जाए। भगत जी के मुंह से बात सुनने के बाद किशन, जिसके बेटे की मौत हुई थी, वो भगत जी से बोल देता है कि चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा वैसे भी एक ही बेटा था, मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा, मैं हर हालत में उन दोनों की जान लेकर रहूंगा।
और रोते रोते वो भगत जी से उन दोनों डायनों को ढूंढने का रास्ता पूछता है और वो गठरी में जो कपड़े थे उन दोनों लड़कियों के, उन औरतों के, वो भगत जी को पकड़ा देता है। भगत जी भी उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं ठीक है, तुम कल आना, और उनसे जाने के लिए कहता है और अमरपाल को इशारा करके वो वहीं पे रोक लेते हैं। अब भगत जी कुछ अमरपाल से बोलते उससे पहले ही अमरपाल जो है वो भगत जी से कहता है कि भगत जी, किशन जो है वो बदले की आग में पागल हो गया है, आप उसको रोक लो। एक बच्चे की जान तो जा चुकी है, मैं बाकियों की जान को संकट में नहीं डाल सकता हूँ। भगत जी उसकी बात सुनकर बोलते हैं हाँ, और इसी कारण से मैंने तुझे यहाँ रोका था। मैं तुम सबको तो बचा सकता हूँ, लेकिन किशन किशन का तो मुझे लग रहा है कि वो शायद नहीं रुकेगा। अब भगत जी की ये बात सुनकर अमरपाल कुछ ऐसा बोल देता है जो कि बहुत ही टफ डिसीजन था, लेकिन पूरे परिवार की सेफ्टी के लिए वो बहुत जरूरी था। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर किशन नहीं रुकेगा और उन डायनों का श्राप लग गया, तो ना सिर्फ किशन का परिवार बल्कि उसके आसपास के सभी रिश्तेदार, वो तो उसका जीजा था, और उनके परिवार में भी जो कमजोर गण के लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ सकता है और उनकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो भगत जी से कहता है कि अब तो कुछ भी करके किशन को मार मार, वरना ये हम सबकी जान भी खतरे में डाल देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भगत जी ने अमरपाल से सोचने के लिए एक रात का समय मांगा। अमरपाल, किशन एक अलग उसमें था और अमरपाल जो था एक अलग दुनिया में चल रहा था, उसकी अलग कैलकुलेशन चल रही थी। रास्ते में आते आते अमरपाल ने ढानी ढानी क्या होती है, जो खेत के बीच में कमरा बनाया जाता है जिसमें गायों का भैंसों का चारा भूसा रखा था, उसमें उसने एक तलवार छुपा रखी थी। वो उस तलवार को निकाल के छुपा के घर ले आया कि आज की रात ही वो किशन का काम तमाम कर देगा। अब जब तक वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो देखता है कि वो जो भगत जी थे वो उसके ओटले ओटले मतलब घर के बाहर जो चबूतरा बनता है, जिस पर गांव के अंदर हम देखा होगा हर घर के पास में एक बैठक बनती है चबूतरा, उसके ऊपर बैठे हुए थे। भगत जी उठते हैं, उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं और किसी तरह उसको समझाते हुए वापस से खेतों की ढाणी में चले जाते हैं। और वहां जाकर भगत जी उससे कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम किशन को बिना मारे ही उसका नाता तुम्हारे खून से अलग कर दें। अगर उस डायन का श्राप लग भी गया तो वो सिर्फ किशन पर ही लागू होगा, किसी और पर नहीं। भगत जी की बात सुनकर अमरपाल ने उनसे पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? उन्होंने कहा, होगा, लेकिन तुम्हें किशन को एक बात के लिए मनाना होगा। उसे हर साल काल भैरव के लिए बलि देनी होगी और अपना एक बेटा मेरे धूने पर चढ़ाना होगा और मेरी गद्दी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मेरी गद्दी के लिए भी कोई वारिस मिल जाएगा। मैं उसे, अगर वो इस चीज के लिए तैयार होगा, तो मैं किशन को इतनी शक्ति दे दूंगा कि वो इन डायनों से लड़ पाएगा। अमरपाल कहते हैं कि ये होगा कैसे? तो भगत जी ने उसे बताया कि मैं उसे अपना गोत्र दे दूंगा और इससे उसके पास डायन से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। भगत जी का यह आइडिया अमरपाल को भी सही लगा, तो उसे लगा यार सीधा मारने से तो यही अच्छा है। और अगली सुबह उसने किशन को सब बताया और उसको सब समझा दिया। अब सुनने में जितना आसान लगता है, रास्ता उतना सीधा नहीं था, क्योंकि किसी की गद्दी लेना आसान बात नहीं होती है, और वो भी भैरव जैसे रुद्र देवता के साथ की। वहां की ये एक गलती की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर देवता का श्राप लग गया तो वो कई पीढ़ियों में उतरता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस श्राप की वजह से पीढ़ियां ही ना बचे। लेकिन जब अमरपाल उसे ये बात बताता है, बदले की आग में जलता हुआ किशन हर चीज के लिए तैयार था, उसे सिर्फ अपने बच्चे की मौत का बदला लेना था। अगली सुबह किशन अमरपाल के साथ भगत जी के पास पहुंचता है और सुबह सुबह ही भगत जी ने अपना गोत्र उसे दे दिया और संकल्प दिलवा दिया कि अगर भैरव बाबा उसका जिंदा बचा देंगे तो उसकी गद्दी का वारिस उसके बच्चे को बनना होगा, और अपना अगला बच्चा जो कि भैरव बाबा देंगे उसे धूने पे चढ़ाना होगा। मतलब धूने पे चढ़ाने का मतलब होता है कि ये नाथ संप्रदाय में जो जलने वाला हवन कुंड होता है उसे लोग धूना बोलते हैं, और धूने पे चढ़ाने का मतलब है कि वो बच्चा सारी जिंदगी नाथ बन के जिएगा, एक सन्यासी की तरह रहेगा। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं। अब इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले किशन ने गांव वापस जाकर घर वालों से पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि वैसे भी किशन किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं था, उस पर तो बदले का भूत सवार था। अब भगत जी ने उसे एक ताबीज दिया और अपनी शक्तियों से सिद्ध करके कुछ गेहूं के दाने दिए और बोला
कि यहाँ से उत्तर की तरफ चलना शुरू कर और हर रात जिस गांव में रुके वहां एक दाना जलाना। अगर वो दाना पूरा जल जाए तो समझ जाना कि वो डायन आसपास ही है। उनकी बात सुनकर किशन ने उन भगत जी को बताया कि एक बार वो मेरे सामने आ गए तो उनको पहचान लूंगा कि मेरी बैलगाड़ी को 2 बिल्लियों ने रास्ता काटा था और मुझे घूरते हुए जा रही थी, और अब मैं उन बिल्लियों के रंग रूप को भी अच्छे से जानता हूं। और भगत जी का आशीर्वाद लेकर वो वहां से रवाना हो गया। और इधर अमरपाल अनीता को किशन की खबर बताने के लिए अपने ससुराल यानी अपनी वाइफ के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब इधर किशन गांव गांव भटक रहा था, हर गांव में पहुंचता, मंदिरों के अंदर वो रहता, गांव वालों से कुछ खाने पीने को लेता, और ऐसे उसे 10 दिन बीत चुके थे। 11वें दिन जिस दिन अमावस की रात थी और वो गांव के बाहर खेड़े के पास सो रहा था। खेड़ा जो कि भैरव बाबा का एक रूप होता है, वहां पे चबूतरा बना हुआ था, उसके ऊपर वो था, तो वहां उसे एकदम से गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे एकदम से उसे कोई चेतावनी मिल रही हो। ये शाम का समय था, उसने अभी तक रहने के लिए कोई आसरा नहीं ढूंढा था। अब उसने सोचा कि आज की रात वो यहीं खेड़े पर ही गुजार लेगा और वो वहीं बैठा रहता है। अंधेरा ढलने के बाद अचानक से एक लड़की उस खेड़े के पास आती है और उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है, और फिर वहीं पर बैठकर वो लड़की रोने लगती है। किशन को कुछ समझ में नहीं आता, वो उस लड़की से पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो लड़की रोते हुए कहती है कि वो खो गई है। उसने उस लड़की से उसके गांव का, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, सब कुछ पूछा। उससे बातचीत कर ही रहा था कि तभी अचानक से किशन को टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। किशन उसे वहीं रुकने को बोलता है और फिर वहां से दूर, अब कोई लेडी सामने बैठी तो आप दूर ही जाओगे, तो वहां से करीबन आप मान के चल लो 100-150 कदम दूर वो एक जगह ढूंढकर टॉयलेट करने लगता है। वो झाड़ियों के अंदर जाके टॉयलेट करने ही लगता है कि तभी उसकी नजर पीछे, उसको एहसास होता कोई है। वो पीछे घूमकर देखता है तो वो लड़की उससे करीबन 100 गज दूर खड़ी हुई थी और वो उसी की तरफ देख रही थी। उसे देखकर किशन को लगता है कि शायद इसको भी टॉयलेट वगैरह जाना होगा और उसे यहां से थोड़ा दूर चला जाना चाहिए। तो वो थोड़ा और आगे निकल गया और इस चक्कर में वो उन झाड़ियों के काफी अंदर तक चला गया और वहां वो टॉयलेट करने लगा। अब टॉयलेट करके जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो लड़की उसके सामने खड़ी थी और अगले ही पल उस लड़की ने अपना जो स्कर्ट था, घाघरा, वो एकदम से ऊपर कर दिया। और जैसे उसने किया, किशन बिल्कुल एकदम हिप्नोटाइज होकर उसके पैरों की तरफ देखने लगा। वो जैसे किसी ट्रांस में चला गया हो। और जैसे ही वो लड़की नीचे बैठी, एकदम से किशन की तलवार छूटकर उसके पैर पे जा गिरी। जैसे किशन वापस से अपने होश में आ गया, जब तलवार का नोक जाकर उसके पैर पे गिरा तो वो अपने सेंसेस में आ गया और वो समझ गया कि जरूर कोई भूतनी या डायन है जो उसे अट्रैक्ट करके अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। गांव के लोगों को ये पता होता था कि किसी डायन के साथ उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन बना लिए तो फिर वो पूरी तरह से उसके वश में हो जाएंगे। वो अपनी तलवार उठाता है और आओ देखता ना ताओ बहुत तेज भागता है और भागकर सीधा उस खेड़े पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो भाग रहा था तो उसे अपने पीछे से बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता है और सीधा वहां से भागते मिट्टी आता हाथ रगड़कर, और वो खेड़े के धुने के पास जाकर बैठ जाता है। क्योंकि उसने टॉयलेट किया था, उसके हाथ गंदे थे, तो मिट्टी उठाकर वो रगड़ता है, हाथ साफ करता है और सीधा उस खेड़े के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो गेहूं का दाना निकालता और उसे वहां पर जलाता है और पट पट की आवाज करके वो दाना कुछ सेकंडों में जल जाता है। ये होते ही कृष्णा समझ जाता है कि वो डायन आसपास ही है। किशन बदले की आग में तो था, लेकिन वो समझदार था। उसने ऊपर की तरफ देखा, चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो समझ गया कि आज अमावस की रात है और अगर आज उसने इस डायन से पंगा लिया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। वो वहीं बैठा रहा। लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई बिल्ली। फिर उसने दूसरा दाना भी निकाला और उसे भी जलाया और वो भी पट पट करके वहीं जल गया। अब किशन को ये पक्का यकीन हो गया था कि दोनों की दोनों डायनें इसी गांव की है। उसे ये भी याद था कि लड़ाई के टाइम पर उन दोनों डायनों में से एक का दांत टूट गया था, तो जो एक डायन है उसका एक दांत टूटा हुआ होना चाहिए। और अब उसने अपने दिमाग में पूरा सीन बना लिया था कि वो इसी गांव में रुकेगा और कोई भी ऐसी औरत जिसका दांत टूटा हुआ है वो उस पर
नजर रखेगा। अब किशन को यह भी पता था कि उन डायनों को ये पता है कि वो इनका पीछा कर रहा है। खैर, किशन ने वो रात वहीं उस धूने के पास बिताई, वहीं पर वो सो गया। सोते सोते उसका दिमाग चल रहा था, नींद उसे आ नहीं रही थी। एक डायन से वो मिल चुका था जो कि एक जवान लड़की थी, जवान औरत थी, और दूसरी डायन को उसने अभी तक देखा नहीं था, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। सुबह होती है, वो गांव के अंदर जाता है और गांव वालों से बात करता है और वो बताता है कि वो अपनी बूढ़ी माँ को ढूंढ रहा है। वो एक मुसाफिर है, भटक रहा है इधर से उधर। तो क्या आप लोग किसी अकेली बूढ़ी या फिर लावारिस औरत को जानते हैं? मैं उसका बेटा हूँ। बचपन में मैं गांव से शहर चला गया था, घर घर से भागकर, और अब जब मैं वापस आया हूँ कुछ बनकर, तो मेरी माँ घर पर नहीं। लोगों ने बताया कि वो गांव छोड़कर निकल गई है। क्योंकि किशन का जो दिमाग था, उसने उससे दिमाग ये लगाया कि यार, हो सकता है जो दूसरी औरत हो वो एक अकेली बूढ़ी औरत के रूप में यहां पर रह रही हो। उसने उम्मीद के साथ अंधेरे में ये तीर चलाया, ये पत्ता फेंका, और कोइंसिडेंटली उसे एक बूढ़ी अम्मा का पता मिल गया। और सूरज सर पर चढ़ने से पहले, यानी दोपहर से पहले पहले ही, वो उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सांकल क्या होती है, जो पहले पुराने दौर पे चेन लगी हुई थी, उसको खड़काने लगा और बोलने लगा, माँ माँ बाहर आओ, माँ बाहर आओ। अब क्योंकि किशन इस गांव में नया आदमी था, तो उसके साथ 2-3 गांव वाले भी थे जो कि उसके ऊपर नजर रख रहे थे। और अगर ये बूढ़ी औरत डायन थी भी, तो भी उसे बाहर तो आना पड़ता, क्योंकि गांव वाले भी वहीं पर थे। वो औरत बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई, किशन की नजर सीधे उसके दांतों पर गई, और उसका सामने का एक दांत टूटा हुआ था। वो उम्र में बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी, जो नॉर्मल बूढ़ी औरतों की आंखों में नहीं होती है। अब ये जो बूढ़ी औरत थी, इसके बारे में पूरे गांव में किसी को ज्यादा पता नहीं था, बस वो कई सालों से यहां पर रह रही थी, लावारिस की तरह। उसको देखते ही किशन ने बोला कि माँ, माँ मैं आ गया। और जैसे किशन ने बोला, वो डायन समझ गई कि वही है, कि उस बच्चे का बाप है जिसको उसने खाया है, और उसने उसको पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन गांव वालों को लगा कि भाई लड़का बड़ा हो गया है, कई सालों बाद आया, इसलिए शायद वो इसको पहचान नहीं पा रही है, और थोड़ा उम्र की वजह से भी आदमी ऐसा हो जाता है। गांव वालों ने समझाया उसको, बोले नहीं मैं इसको जानती नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, मेरा कभी बेटा रहा ही नहीं। अब जैसे उस औरत ने बोलना शुरू किया, वहां से किशन सीधा भागा और वापस से उसी खेड़े पर जा पहुंचा। और जो एकदम से भागा, तो गांव वाले भी उसके पीछे भागे कि भाई क्या हुआ। तो वो बोलता है कि माँ मुझे पहचानती नहीं है, और इतना बोलकर वो माथा पीट पीट कर खेड़े के ऊपर ही रोने लगता है। तो उसकी बात सुनकर, उसकी हालत देखकर गांव वाले बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं भाई, बुढ़ापे का असर है। तो वो कहता है कि लेकिन मैं अपनी माँ को लिए बिना वापस यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ देखो भाई, कुछ भी हो जाए, गांव में किसी अजनबी को ऐसे रखते नहीं है, और जिसको उसकी माँ ने पहचानने से मना कर दिया, तो गांव वालों को लगा कि यार कुछ गलत गलत भी तो हो सकता है। तो वहीं गांव के बाहर उसी खेड़े के ऊपर बैठा रहा। बैठे बैठे दोपहर बीत गई, और अब किशन को ये पता था कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया, तो वो दोनों डायनों के गढ़ के अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर, कब क्या हो जाए उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसे कोई युक्ति नहीं सूझती, कुछ समझ में नहीं आता है। अब जब शाम हो गई, रात हो गई, तो उसने वहीं खेड़े के ऊपर वो धूना जलाया। गांव के कुछ लोग उसे कुछ खाने को दे गए थे, और धूना जला के वहां बैठ गया और वो भैरव बाबा का ध्यान करने लगा। कितना टाइम गुजर गया उसे पता नहीं लगा। ध्यान वान करके वो अपना वहीं धूने के पास में ही लेट गया, और पता नहीं कब रात को अचानक से उसकी आंख खुली। जब उसकी आंख खुली और उठकर उसने देखा, तो उस खेड़े से करीबन 50 गज दूर उसे चौराहे पर एक बिल्ली दिखाई दी, जो कि उस चौराहे पे से कुछ चाट रही थी, शायद दूध या कुछ और बिल्ली को देखते ही किशन को लगा कि कहीं वो डायन तो नहीं है। तो उसने वो गेहूं का एक दाना निकाला और धुने में डाला, और जैसे धुने में डाला वो चटक चटक करके फूट गया। और जैसे वो फूटा, वो बिल्कुल सतर्क हो गया। अगर वो चटक चटक करके नहीं यूं जल जाता, तो मतलब ये था कि वो बिल्ली नॉर्मल बिल्ली है, लेकिन जो पटक आवाज निकाल के फूटा, तो सतर्क हो गया। उस बिल्ली को देख रहा था और ये सोच रहा था कि अब इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए। तो तभी उसकी नजर धुने पर पड़ी। धुने के अंदर जो जलते हुए कोयले और छाने, उपले, है ना, जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, वो जल रहे थे। उसने अपनी पगड़ी निकाली, जो कपड़े की बनी हुई थी, उसको बिछाया, फटाफट उसमें निकाल के हाथ से और लकड़ी से वो
धूने उसमें डाले, उसकी पोटली बना ली। आते ही अंगारे पोटली के अंदर भी आग लग गई और उसने वो पगड़ी उठाकर सीधा उस बिल्ली के ऊपर दे मारी। जब वो पगड़ी उसने फेंकी तो जलती हुई पगड़ी खुल गई और खुल के जो अंगारे थे वो सीधा बिल्ली के शरीर के ऊपर पड़े और बिल्ली जलना, मतलब उसके ना जो होता है ना, जब अंगारे पड़ते हैं तो गिर गई और वो चटपटाने लगी। और यही उसके पास मौका था। उसने आव देखा ना ताव भागता हुआ गया और अपनी तलवार से उसने बिल्ली का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो जो उसकी पगड़ी थी वो बिल्ली के शरीर से चिपक गई थी। उस बिल्ली का सर काटने के बाद वो फटाफट से वापस धोने पे गया, वहां से कुछ और उपले उसने लिए और लाकर उसने बिल्ली के शरीर के ऊपर डाल दिए। ये सब करने पर उसका खुद का भी हाथ जल गया था, लेकिन वहां उस चौराहे पर उसने उस बिल्ली का पूरा शरीर जला दिया। क्योंकि वो खेड़ा गांव से कुछ दूरी पर था, इसलिए गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद वो उस बिल्ली के पूरे शरीर को जलाता है। जलाने के बाद जो राख होती है उसे वहीं उस चौराहे के ऊपर खड्डा खोदता है और डाल देता है। खड्डा खोदने और राख डालने से जमीन काली हो गई, तो उसके ऊपर कहीं और से लाकर वो मिट्टी बिखेर देता है और इस तरह सेटल कर देता है कि किसी को किसी तरह का कोई शक ना हो। किशन बहुत खुश था कि उसने एक डायन को मार दिया है। अब बारी थी दूसरी डायन की, लेकिन उसकी लोकेशन किशन को पता नहीं थी और अब उसके पास गेहूं के दाने भी नहीं बचे थे। खैर, वो वापस से धूने के पास पहुंचा और पूरी रात उसने वहीं गुजार दी, उस धूने पर आसन जमाकर। अब जब सुबह पौ फटने वाली थी, मतलब जब सनराइज होता है उससे जस्ट पहले का टाइम, तो वो उठता है और फ्रेश होने के लिए धूने से वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है। जब वो झाड़ियों में गया तो वो बहुत ज़्यादा सतर्क था कि कहीं वो दूसरी डायन जो उसे ट्रैक ना कर ले, उसके ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस धूने की राख से उसके हाथ जल गए थे, उससे वो अननोन तरीके से प्रोटेक्टेड था। वो बस अभी फ्रेश होने के लिए बैठा ही था कि तबे उसे एक साया दिखता है। वही उस डायन का, उसी रूप में जैसा पिछली बार उसे दिखा था। और इस बार उससे डरने की बजाय वो हिम्मत करके तलवार भागकर उसके सिर पर मार देता है, जिससे उसके कुछ बाल कट जाते हैं और उसकी तलवार पर रह जाते हैं। ये देखते ही वो बाल फटाफट से उठाता है और उन बालों को लेकर धूने की तरफ भागना शुरू करता है ताकि वो उन बालों को उस धूने में डाल दे। लेकिन इस बार वो डायन उसके ऊपर कूद पड़ती है और जैसे ही वो उसे छूती है, इस बार फिर से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे उसका जला हुआ हाथ उस डायन के बालों पर पड़ता है, उसके बालों से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। उस बदबू से एक बार फिर से उसको होश आता है और वो उस डायन को जोर से लात मार के पीछे फेंक देता है। और जैसे ही वो डायन नीचे गिरती है, वो तलवार उठाकर सीधा उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। सिर से उसका सिर उसकी आंखों के सामने कट चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी भी उसे उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। उसके जो बाल थे उसके हाथ में जो रह गए थे, उनसे अब भी वो बदबू आ रही थी और उसकी वजह से किशन को बहुत भारीपन फील हो रहा था। उसने कुछ नहीं देखा, वो घूमा, एक एक करके वो बाल अपने हाथ से निकाला जाता और सीधा वो धूने की तरफ बढ़ता गया। खेड़े पर पहुंचकर उसने वो बाल धूने में डाले, लेकिन फिर भी बदबू उसके हाथ में चिपकी हुई थी और उसे एहसास हो रहा था कि अभी भी उस डायन का अस्तित्व उसके हाथ में है। उसे आव देखा ना ताव, उसने अपना पूरा का पूरा हाथ उस धुएं में डाल दिया और कुछ ही देर में धुएं से बहुत काला डेंस धुआं निकलने लगा और किशन का वो हाथ बुरी तरह जल गया। उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन किशन का जो बदला था, जिसका डिटर्मिनेशन था, उसे कुछ भी करवा सकता था और वो करवा रहा था। जब तक उसे नहीं लगा कि वो जा चुका, उसका अस्तित्व भी उसके हाथ से मिट गया, तब तक उसने धुएं से हाथ बाहर नहीं निकाला। उस दर्द को वो सहता रहा और जब हाथ बाहर निकाला तो उसका हाथ पूरी तरह से जल चुका था। वो वहां से निकला, सीधा एक गांव के जो वैद्य जी थे उनके पास पहुंचा। वहां जाके उनको अपना हाथ देखा, मेरा हाथ जल गया है धुने में उससे। बोले कि ऐसे कैसे जलवा लिया, ऐसे कैसे जलता है? बोले पता नहीं पड़ा, जल गया, पट्टी कर दो। उसने पट्टी वट्टी की, बोला कि तो बहुत बुरी तरह जल गया है, पट्टी करने से भी कुछ नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारा ये हाथ अब जिंदगी भर काम ही ना करे। उसने बोला कोई बात नहीं वैद्य जी, अब तो ठीक है। उन्होंने कर दिया और इससे पहले कि गांव वालों को पता लगता कि वो जो बूढ़ी अम्मा है वो अपने घर में है या नहीं, क्या हुआ है उसका, वो उस गांव से 9-2-11 हो गया। 15 दिन भटकते भटकते वो वापस से उन भगत जी के यहाँ पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने भगत जी और अमरपाल को पूरी कहानी सुनाई। भगत जी ने भी कंफर्म किया कि हाँ, उन दोनों की मौत हो गई है। और तब जाके किशन ने गहरी सांस ली कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। इसके बाद वो अपने घर गया। घर पहुंचने के बाद सब घर वालों को सब पता था, सब कुछ बताया उनको वापस से। दुख था उन्हें बच्चे के जाने का, पर एक फक्र भी था कि उसने अपने बेटे का बदला लिया। करीब 1 साल बाद उसको एक और लड़का हुआ,
जैसे उसने अपने वादे के अनुसार धूने पे चढ़ा दिया और भगत जी ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनकी मौत के बाद आज वो अपने गांव में उस गद्दी पर बैठा हुआ है और किशन का पूरा परिवार आज भी उनकी इस बहादुरी की मिसाल देता है। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, जैसा हमारे साथ शेयर की वैसे मैंने आपसे शेयर की, लेकिन इस कहानी से एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है, वो है डिटर्मिनेशन। किशन डिटरमाइंड था अपने गोल को लेकर। अपने छोटे से बच्चे की मौत का बदला उसे लेना था किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद, चाहे धरती आसमान ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो अपने गोल से नहीं भटक रहा था। और यही डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, किसी को मारने का नहीं, लेकिन हम भी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, सपने बड़े देखते हैं, लेकिन उतना डिटर्मिनेशन नहीं रखते कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। एक दिन आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आ गया तो आपकी लाइफ में कोई भी गोल छोटा नहीं रह जाएगा। तो आप भी किशन से ये सीख लें। ये कहानी आपको कैसे लगी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।